नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वेश्चनपुर पर। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं, वुड का घोषणा पत्र 1854, वुड्स डिस्पैच 1854। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की नियंत्रक संस्था थी। ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। ये आज्ञा पत्र 1763 ई से प्रारंभ हुए तथा प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत कुछ संशोधनों के उपरांत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृति के उपरांत नए आदेश लागू किए जाते थे। इसी क्रम में सन 1854 के राजपत्र के लिए भी ब्रिटिश संसद में विचार किया तथा इस कार्य के लिए सन 1853 में ब्रिटेन में एक संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। इस समिति ने विषय पर गंभीरता से विचार किया तथा 19 जुलाई सन 1854 में निदेशक परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष प्रस्तुत किया। उस समय सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। अतः ये प्रतिवेदन रिपोर्ट वुड के घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा पत्र में मार्शमैन, कैमरॉन, विल्सन और हेलाइड आदि अनेक अंग्रेज विद्वानों ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया। वुड के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड बाय वुड्स डिस्पैच। वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया गया था। 100 अनुच्छेदों में लिखे गए वुड के विस्तृत घोषणा पत्र में शिक्षा पर व्यापक विचार व अध्ययन किया गया। उस नई शिक्षा नीति को अग्रलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। 1. शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर। शैक्षिक प्रशासन के लिए घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संबंधी सभी परिषदों तथा समितियों को भंग कर भारत के लगभग समस्त प्रांतों, बंगाल, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, बम्बई आदि में लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की जाए। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा। ये हमारा एक पवित्र कर्तव्य है। 2. जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति। जन शिक्षा विभाग में सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति की घोषणा की गई। उसकी सहायता के लिए शिक्षा उपसंचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति की संस्तुति की गई। वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देने की भी घोषणा की गई। वित्तीय प्रबंध एवं सहायता अनुदान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रांट एंड एड। इस घोषणा में सर्वप्रथम देशी व विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव के आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुति की गई। सन 1813 के राजपत्र में जिस लाख रुपए की आर्थिक सहायता की शुरुआत की गई थी, उसे वुड ने भारतीय व मिशनरी सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान, ग्रांट एंड एड व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इस आर्थिक सहायता को विभिन्न मदा भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकों के वेतन और छात्रवृत्तियों आदि में देने का प्रावधान किया गया। शिक्षा का संगठन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा के संगठन के विषय में इस नीति में 2 घोषणाएं निम्न प्रकार की गई। 1. शिक्षा का संगठन स्तर। इस नीति में भारतीय शैक्षिक संगठन पर शास्त्रीय रूप से विचार किया गया था। प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के रूप में शिक्षा में विभिन्न स्तरों, स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी। 2. विद्यालयों की क्रमिक श्रृंखला की स्थापना। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपर्युक्त संगठन के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई। विद्यालयों की इस क्रमिक श्रृंखला को अग्र रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रथम स्तर होगी देशी प्राथमिक विद्यालय, मध्यम स्तर मिडिल स्कूल, तृतीय स्तर हाई स्कूल, चतुर्थ स्तर कॉलेज विश्वविद्यालय। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को परिभाषित करके शिक्षा को नवीन दिशा प्रदान को गई। इस घोषणा पत्र में वर्णित उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. भारतीयों का बौद्धिक विकास करना तथा उन्हें पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराना। 2. भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा अंग्रेजी ज्ञान में वृद्धि के उपाय करना। 3. भारतीय नागरिकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। 4. भारतीयों को राज्य सेवा हेतु एक सुयोग्य कर्मचारी के रूप में तैयार करना। 5. भारतीय जनता को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा प्रदान करना। शैक्षिक दायित्व, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा उन्नति तथा विकास का संपूर्ण दायित्व ब्रिटिश शासन पर डाला गया था तथा आर्थिक सहायता अथवा अनुदान की भी व्यवस्था का उत्तरदायित्व कंपनी पर ही था। शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित घोषणाएं की गई। 1. प्राच्य भाषा तथा साहित्य को स्थान, ओरिएंटेंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस पत्र में भारतीयों के लिए प्राच्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान देने की घोषणा की गई।
उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में बंगला, संस्कृत, अरबी, फारसी को भी सम्मिलित किया। 2. पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान, स्पेशल प्लेस ऑफ वेस्टर्न साइंस। इस शिक्षा नीति में भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को भारतीयों के बौद्धिक विकास हेतु परम आवश्यक बताया गया। अतः अंग्रेजी भाषा, साहित्य तथा आधुनिक वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप में लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वो है माइनस यूरोपीय ज्ञान। 3. धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। इस घोषणा पत्र में मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई व सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया। सामान्यतया धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं था, किंतु प्रत्येक विद्यालय में ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल का होना आवश्यक व अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे सभी धर्मों के छात्रों को ईसाई धर्म व संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे उससे प्रभावित हो सकें। शिक्षण विधियां तथा शिक्षा का माध्यम, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यद्यपि घोषणा पत्र में शिक्षण विधियों के विषय में पृथक रूप से कोई विचार नहीं किया गया था, किंतु फिर भी निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं। 1. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी व अंग्रेजी। द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज नेटिव एंड इंग्लिश। प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु देशी भाषाओं और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। 2. उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन ओनली इंग्लिश। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्राच्य भाषाएं इतनी सशक्त व समृद्ध नहीं है कि उनमें विज्ञान तथा पश्चिमी ज्ञान की शिक्षा दी जा सके, अतः उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही बनाया गया। 3. शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। मिशनरियों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट के कारण पादरी के लिए उपदेश प्रधान विधि की अनुमति दी गई, जबकि अन्य विषयों के लिए मौखिक व लिखित विधि, विज्ञान हेतु प्रयोगात्मक विधि, उच्च शिक्षा के लिए व्याख्यान विधि को संस्तुति की गई। शिक्षक एवं छात्र, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। 1. शिक्षक वुड के घोषणा पत्र में शिक्षकों का स्तर उठाने पर बल दिया गया। पहली बार शिक्षकों को मास्टर कहकर संबोधित किया गया। शिक्षकों को उचित स्थान प्रदान करने हेतु उनके वेतन में वृद्धि करने की बात कही गई। 2. छात्र घोषणा पत्र में किसी भी स्तर व विद्यालय में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान किया गया। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। वुड के घोषणा पत्र में व्यवसाय परक शिक्षा के महत्व को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित घोषणाएं की गईं। वुड ने भारतीय जनता की बेरोजगारी को देखते हुए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की जो रोजगार परक तथा नौकरियां दिलाने वाली थी। इस प्रकार की व्यवसाय परक शिक्षा भारतीयों की आर्थिक उन्नति में भी विशेष रूप से सहायक थी। इस संबंध में 2 घोषणाएं की गईं। 1. भारत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। 2. शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता व कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु सर्वप्रथम शिक्षकों के प्रशिक्षण विषय पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गईं। 1. भारत में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की समुचित व्यवस्था की जाए। 2. इन प्रशिक्षण केंद्रों में इंग्लैंड के प्रशिक्षण संस्थाओं की ही भांति संचालन व व्यवस्था हो। 3. सामान्य शिक्षकों, चिकित्सा शिक्षकों तथा विधि शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाए। 4. प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान हो। 5. प्रशिक्षित छात्रों अथवा शिक्षकों के रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाए। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम एजुकेशन। घोषणा पत्र में भारत में मुसलमानों के अशिक्षित होने की समस्या व कम शिक्षा प्रसार पर गंभीरता से विचार किया गया तथा मुस्लिमों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई। 1. मुसलमान बच्चों की शिक्षा हेतु विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 2. मुस्लिम जनता में शिक्षा का प्रचार कर उन्हें विद्यालयों के प्रति आकर्षित किया जाएगा। जन सामान्य की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ कॉमन पीपल। जन शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से वुड के घोषणा पत्र में अनेक गंभीर प्रयासों की संस्तुति की गई। घोषणा पत्र में अग्रलिखित घोषणाएं की गई। 1. सभी स्तरों की शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया। 2. निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत करके शिक्षा सभी स्तर व वर्ग के व्यक्तियों हेतु सुलभ हो। 3. प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि। 4. गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। 5. जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों, देशी व मिशनरी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 6. पाश्चात्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। 7. देश के दूरस्थ स्थानों व भेदभाव रहित शिक्षा के लिए जन शिक्षा के संबंध में अधिकाधिक धन आवंटित करना। स्त्री शिक्षा, विमेन एजुकेशन। भारतीयों के नैतिक व चारित्रिक विकास व भौतिक उन्नति के लिए वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को उत्तरदायी माना गया। घोषणा पत्र में स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान, ग्रांट एंड एड की व्यवस्था की गई।
स्त्री शिक्षा में उन्नति व विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाएं की गई। 1. बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान सरकारी सहायता दी जाएगी। 2. स्त्री शिक्षा में सहयोगी व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स। निर्धन छात्रों की शिक्षा हेतु घोषणा पत्र में छात्रवृत्तियों की सहायता से जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। योग्य व निर्धन छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं की संस्तुति की गई। इस घोषणा पत्र में छात्रवृत्तियों के माध्यम से जन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, गरीबों की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। प्रारंभिक रूप से शिक्षा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ही ध्यान दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा व शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। अतः वुड के घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई। 1. लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की गई। 2. कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर उन्हें विश्वविद्यालय से ही मान्यता दी जाए। 3. विधि व तकनीकी जैसी अंतर विषयक शिक्षा का भी प्रावधान किया जाए। 4. भारत में उच्च शिक्षा व शोध को बढ़ावा दिया जाए। 5. समस्त विषयों के साथ ही विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी व फारसी की शिक्षा हेतु भी प्रोफेसरों की नियुक्तियों की संस्तुति की गई। 6. इन विश्वविद्यालयों में चांसलर, वाइस चांसलर व अन्य अनुभवी प्राध्यापकों को मिलाकर एक सीनेट का गठन किया गया। 7. समस्त महाविद्यालयों को उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से ही प्राप्त होने का प्रावधान किया गया। वुड घोषणा पत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र ने वास्तव में भारतीय दिशाहीन शिक्षा व्यवस्था को एक सटीक दिशा प्रदान की। इस प्रकार वुड घोषणा पत्र के गुण निम्नलिखित हैं। 1. आधुनिक भारतीय शिक्षा का स्तंभ। वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आधार है, क्योंकि इस व्यवस्था में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो आज भी आधुनिक शिक्षा में विद्यमान हैं। अतः इसे भारतीय शिक्षा का स्तंभ कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा। रिचे के अनुसार वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है। 2. शिक्षा विभाग की स्थापना। वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा विभाग की स्थापना को घोषणा की गई तथा इसकी सहायता से शैक्षिक विकास में महान योगदान दिया। 3. शिक्षा का उत्तरदायित्व। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार ये स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का कार्य है, क्योंकि बिना सरकारी सहायता के देश की शिक्षा प्रणाली का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। 4. छात्रवृत्तियों का प्रावधान। इस घोषणा पत्र में निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। 5. सहायता अनुदान प्रणाली। इस घोषणा पत्र में सहायता अनुदान प्रदान करने की संस्तुति कर साधन विहीन शैक्षिक संगठनों को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्राप्त हुआ। 6. स्त्री शिक्षा व जन शिक्षा प्रसार। इस पत्र में स्त्री शिक्षा व जन शिक्षा के विकास हेतु नवीन कदम उठाए गए व इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से विचार किया गया। 7. शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर पर। इस पत्र में पहली बार छात्रों की आयु के अनुरूप उनके मन व मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए उनकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर प्राथमिक, शिशु, मिडिल बाल, हाई स्कूल किशोर व उच्च युवा में संगठित किया गया। 8. शिक्षा की संपूर्णता पर विचार। इस पत्र में उच्च शिक्षा व प्राथमिक अर्थात सभी स्तरों के विकास तथा समस्त क्षेत्रों जैसे शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्रा, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा सभी पर संपूर्ण रूप से विचार किया गया। 9. पाश्चात्य व देशी भाषाओं का विकास। इस पत्र में अंग्रेजी भाषा के साथ ही देशज व भारतीय भाषाओं के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। 10. निस्यंदन सिद्धांत के विपरीत। इस घोषणा पत्र में मैकाले द्वारा घोषित निस्यंदन सिद्धांत को नकार कर उसके विपरीत सभी वर्गों की शिक्षा के विकास की संस्तुति करके अत्यंत साहसिक कार्य किया गया। 11. क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। इसमें आयु के अनुरूप ही क्रमानुसार विद्यालयों में कक्षा स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 12. छात्रों के नैतिक व चारित्रिक गुणों के विकास पर बल। घोषणा पत्र में पहली बार ऐसी शिक्षा व्यवस्था की संस्तुति की गई जिसके निश्चित उद्देश्य थे मानसिक विकास, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान, जीवन स्तर का विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास व रोजगार परक शिक्षा तथा इन उद्देश्यों के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। 13. विश्वविद्यालयों की स्थापना। कलकत्ता व बंबई विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों को स्थापना की संस्तुति की गई। 14. मुसलमानों की शिक्षा पर बल। इस पत्र में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक प्रबंध किए गए। 15. व्यावसायिक शिक्षा पर बल। इस घोषणा पत्र में आर्थिक उन्नति हेतु व्यावसायिक व रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। 16. शिक्षक प्रशिक्षण व रोजगार।
इस घोषणा पत्र में शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु इंग्लैंड की तर्ज पर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की गई तथा इस प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को रोजगार प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए। 17 उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान। पहली बार उच्च शिक्षा को प्रभावी रूप प्रदान करने के लिए व सुगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए पृथक संस्तुतियां की गईं। वुड घोषणा पत्र के दोष। डीमेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। वुड घोषणा पत्र में निम्नलिखित दोष थे। 1. मैकाले की नीति का अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण। इस घोषणा पत्र में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के साथ देशज भाषाओं व ज्ञान को भी स्थान दिया गया, किंतु प्राथमिकता पाश्चात्य ज्ञान को ही दी गई। अतः अप्रत्यक्ष रूप से मैकाले की ही नीति का अनुसरण किया गया। 2. लाल फीताशाही का आरंभ। शिक्षा में एक विभाग की स्थापना व कर्मचारियों की नियुक्ति से इस क्षेत्र में लाल फीताशाही का श्री गणेश हो गया। 3. कंपनी का एकाधिकार। इस पत्र में शिक्षा के कार्य व विकास हेतु विभाग की स्थापना की बात तो कही गई, किंतु विभाग के उच्च पदों पर अंग्रेज व्यक्ति ही नियुक्त थे तथा शिक्षा का संपूर्ण दायित्व व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रखा गया। 4. अनुदान की कठोर शर्तें। सहायता अनुदान को लागू तो अवश्य कर दिया गया, किंतु इसकी शर्तें इतनी कठोर थीं कि प्राच्य विद्यालय इनका लाभ कम ही उठा सके। 5. दोषपूर्ण उद्देश्य। इस घोषणा पत्र में वैसे तो 5 उद्देश्यों का वर्णन किया गया, किंतु वास्तविक रूप से इस प्रकार के नियम व शर्तें रखी गईं जो यूरोपीय शिक्षा के प्रचार व प्रसार में सहायक थीं। 6. उच्च शिक्षा का माध्यम। अंग्रेजी। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर माध्यम अंग्रेजी व भारतीय दोनों भाषाओं को रखा गया, किंतु उच्च स्तर पर माध्यम केवल अंग्रेजी को ही अनिवार्य कर दिया गया। 7. धार्मिक असहिष्णुता पर बल। प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में बाइबल की प्रतियां अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया तथा ईसाई मिशनरियों को अपने विद्यालयों में धर्म की शिक्षा प्रदान करने की छूट दे दी गई। 8. नौकरियों में भेदभाव। इस घोषणा पत्र में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने की बात कही गई, किंतु इसमें वरीयता मुख्य रूप से अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को ही दी गई। वुड घोषणा पत्र का प्रभाव व मूल्यांकन। इवैल्यूएशन एंड इफेक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच। समस्त गुण व दोषों पर विचार करने के उपरांत ये स्पष्ट है कि वास्तव में वुड के घोषणा पत्र में वास्तविक रूप से अनेक दोष विद्यमान थे, किंतु फिर भी इस पत्र ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर अनेक तात्कालिक व दीर्घकालिक प्रभाव डाले। 1. इस नीति के प्रभाव से सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। 2. सभी प्रांतों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ हो गया। 3. सभी स्तरों के विद्यालयों की स्थापना का आरंभ हो गया। 4. विश्वविद्यालयों शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास हुआ। अतः वुड का घोषणा पत्र वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार है। इस घोषणा पत्र में प्रत्येक स्तर व दिशा पर विचार किया गया तथा लगभग शायद ही कोई पक्ष ऐसा हो जिसे छोड़ा गया हो, बल्कि इसकी महत्ता को स्पष्ट करते हुए जेम्स महोदय ने इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है, किंतु वास्तविकता इन साक्ष्यों से परे है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी समझदारी एवं कूटनीति से इस पत्र का निर्माण किया। उन्होंने भारतीयों को आकर्षित करने हेतु अनेक संस्तुतियां की, किंतु इन सभी संस्तुतियों में वास्तविक लाभ अंग्रेजों को ही प्राप्त हुआ। प्रत्येक नियम इतना जटिल था जो भारतीयों की समझ के बाहर था। अतः घोषणा पत्र पूर्णतया एक पक्षीय था, किंतु फिर भी अंत में ये कहा जा सकता है कि वुड का घोषणा पत्र आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ है, अतः इसके महत्व को नकारना उपयुक्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी वुड के घोषणा पत्र 1854 की पूरी कहानी और इसके मुख्य उद्देश्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल आसानी से और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।